बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 60वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं पुखराज पर्वत। तो कल 24 हांस का महल से होते हुए पश्चिम चौगान, धूपदुलीचा, अन्नवन को अध्ययन किया। उसके साथ में फिर पुखराज की ओर प्रस्थान करके अन्नवन से फिर फुलबाग, यहाँ से लाल चबूतरा ताड़वन की शोभा को देखते हुए लाल चबूतरा से आगे उत्तर तरफ बड़ुवन, मधुबन, महावन, इसके बाद पुखराज पर्वत, वहाँ तक पहुँचने के प्रसंग वृत्ति के शब्द के माध्यम से भी अध्ययन किया। और बड़ुवन, मधुबन, महावन के प्रसंग पुखराज को चारों तरफ से घेर करके फिर जबेरों की नहर, माणिक पहाड़ की हद, बन की नहर, छोटी रांग, बड़ी रांग तक विस्तार होने के प्रसंग भी बताया। अब आज हम ये पुखराज पर्वत का प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। तो जैसे इसके लोकेशन के विषय में तो हम पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं, फिर भी एक बार देखिए। जैसे कि ये रंगमहल है, तो रंगमहल से 4.5 लाख कोस की दूरी उत्तर दिशा में ये पुखराज पर्वत है। जिस तरह से दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी में ये हौज कोसर तालाब है। तो ये पुखराज पर्वत से भी 9 लाख कोस की दूरी में उत्तर तरफ जाए तो फिर ये जबेरू की नहर इस तरह से है। और इधर हौज कोसर की तरफ देखें तो हौज कोसर से सीधा जबेरू की नहर का हिसाब करें तो 9 लाख कोस ही है। परंतु यहाँ बीच में 24 हांस का महल भी आया है। तो ये हुआ रंगमहल, ये हुआ हौज कोसर तालाब और ये हुआ पुखराज जी। तो अब हम पुखराज जी को प्रारंभ कर रहे हैं। इसका अर्थ रंगमहल का मध्य से ये पुखराज का मध्य 4.5 लाख कोस यानी कि 4,50,000 कोस की दूरी है। तो ये हुआ लोकेशन। अब ये रंगमहल से पुखराज जी तक पहुंचने के लिए, जैसे कि रंगमहल का वर्णन करते समय हमने ये उत्तर दिशा की तरफ लाल चबूतरा, फिर यहाँ ताड़वन का वर्णन किया और ताड़वन में ही खड़ुकली का भी वर्णन हुआ। अब ये लाल चबूतरा से भी उत्तर दिशा में यहाँ 41 के 41 सारे बड़वन के वृक्षों के विषय में बात हुई।
फिर ये रंगमहल के पूर्व दिशा में बिल्कुल सामने में 3 घाट, और ये 3 घाट से भी उत्तर तरफ और 2 घाट, और दक्षिण तरफ 2 घाट करके जो 7 घाट की बात हुई। तो ये केल घाट से भी उत्तर तरफ 500 मंदिर में मधुबन और 500 मंदिर में महावन करके, ये मधुबन महावन का मूल यहाँ से हुआ। और साथ में केल घाट में बड़ोवन आया है, तो क्रमशः देखें तो बड़ोवन मधुबन महावन होता है। तो यही अब विस्तार होकर के बड़ोवन मधुबन महावन ये पुखराज जी को पूरा चारों तरफ से घेर करके जबेरों की नहर के भीतरी एरिया, ये उत्तर दिशा की तरफ भी, फिर होते हुए पूर्व दिशा की तरफ ये अक्षरधाम के किनारा तक ये पूरा वन का विस्तार है। और यहाँ पश्चिम तरफ देखें तो पश्चिम चौगान के उत्तरी किनारे तक, और पश्चिम चौगान से पश्चिम में जो जबेरू की नहर तक 3.5 लाख कोस का दूरी है, वहाँ तक भी ये वन प्रवेश हुआ है। तो चारों तरफ वन का विस्तार है। तो इन सब के मध्य में ये पुखराज पर्वत है। तो जिस तरह से यहाँ दक्षिण दिशा की तरफ हमने जो पहले अध्ययन किया, तो यहाँ कुंज निकुंज वन पूरा चारों तरफ विस्तार हुआ है। कुंज निकुंज वन के ही मध्य में ये हौजकोसर तालाब है, और ये 24 सांस का महल भी है। उसी हिसाब से देखें तो ये उत्तर दिशा की तरफ बड़ोवन मधुवन महावन चारों तरफ विस्तार हुआ है। इसके मध्य भाग में ये पुखराज जी है। तो ये हुआ पुखराज जी का लोकेशन। अब बड़ोवन मधुवन महावन करके ये 3 वन आया है। तो आपकी जानकारी के लिए अभी थोड़ा बता के रख देता हूँ कि जैसे रंगमहल के उत्तर दिशा लाल चबूतरा से भी उत्तर में बड़ोवन प्रारंभ हुआ है, वहाँ पर बड़ोवन के वृक्ष का ऊंचाई रंगमहल के चांदनी यानी कि 10 भोम बराबर में है। अब यही वन विस्तार होकर के उत्तर दिशा के तरफ यानी कि पुखराज की तरफ जाते समय ये 250 भोम की ऊंचाई में विस्तार होता है। बड़ोवन का वृक्ष का ऊंचाई 250 भोम का होता है। और बड़ोवन से आगे जो मधुवन है, मधुवन का ऊंचाई बड़ोवन की ऊंचाई से 2 गुना यानी कि 250 भोम का 2 गुना मतलब 500 भोम। तो मधुबन का ऊंचाई 500 भोम में हुआ। और मधुबन से और उत्तर तरफ यानी कि और आगे महावन है। तो महावन का ऊंचाई जो है वो मधुबन की ऊंचाई से भी 2 गुना यानी कि मधुबन का ऊंचाई 500 भोम तो महावन का ऊंचाई 1000 भोम। इस तरह से 3 वन अपने अपनी ऊंचाई से चारों तरफ विस्तार होते हैं। कहने का अर्थ 250 भोम बड़ोवन, 500 भोम मधुबन, 1000 भोम महावन। तो इस तरह से 3 वन है। तो ये तीनों वन ने पुखराज जी को चारों तरफ से आवृत किया है यानी कि घेरा है। तो पुखराज के बिल्कुल सामने में महावन होते हैं और उसको बाहर से घेर करके मधुबन होते हैं और उसको भी बाहर से घेर करके बड़ोवन होते हैं। इस तरह से तो पुखराज को बिल्कुल नजदीक से घेरा हुआ महावन जिसका ऊंचाई 1000 भोम कहा। तो अब पुखराज तो अभी हम खाली लोकेशन ही देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई के विषय में तो बात नहीं किया है। फिर भी वृक्ष के साथ में संबंध को बताने के लिए मैं थोड़ा सा बता के रख रहा हूं। ये पुखराज जो हम वर्णन करने जा रहे हैं इसका भी ऊंचाई ऊपरा ऊपर 1000 भोम तक ही है, जो आगे हम वर्णन करेंगे। लेकिन अभी इतना बता के रख रहा हूं कि पुखराज जी का ऊंचाई भी 1000 भोम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बड़ोवन मधुबन महावन में से महावन का ऊंचाई भी 1000 भोम और पुखराज का ऊंचाई भी 1000 भोम। तो ये महावन और पुखराज पर्वत का ऊंचाई बिल्कुल बराबर है। जिस तरह से यहाँ लाल चबूतरा के ही पास में
बड़ोवन की ऊंचाई 10 भोम बराबर का था, जो सामने में रंगमहल का ऊंचाई 10 भोम बराबर का। मतलब रंगमहल की चांदनी और लाल चबूतरा के उत्तर दिशा में बड़ोवन का जो शुरुआत है, ये बड़ोवन की चांदनी बराबर में था। तो यही वन फिर विस्तार होते होते पुखराज जी के पास में पहुंचते समय बड़ोवन, मधुवन, महावन, तो महावन 1000 भोम ऊंचा होने से पुखराज जी के 1000 भोम ऊंचा चांदनी में बराबर। तो ये वन के विषय में बता रहा हूं। तो साथ में अब ऊंचाई एक समान होने के प्रसंग में पुखराज जी का चांदनी 1000 भोम भी थोड़ा सा जोड़ दिया हूं। तो अभी मैं जो बोल रहा हूं यहां पकड़ना सिर्फ इतना है कि हम अब पुखराज के तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये रंगमहल के उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी में पुखराज पर्वत है। तो रंगमहल से पुखराज जी के बीच में अब यहाँ लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़वन तो है ही। उसके बाद ये 41 के 41 सारे बड़ोवन का वृक्ष है, ये भी पहले हमने वर्णन किया। तो यही वन विस्तार होकर के 250 भोम में बड़ोवन विस्तार हुआ, फिर आगे मधुवन होते हुए महावन जो चारों तरफ फैले हैं, इसके मध्य भाग में पुखराज पर्वत है। बस ये लोकेशन के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। जो पहले से ही जानते हैं वैसे फिर भी एक लोकेशन जो पुखराज अब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो क्लियर हो, उसी हिसाब से ये बात बताया। ठीक है, अब हम प्रारंभ करते हैं पुखराज पर्वत। और पुखराज पर्वत को प्रारंभ करते हुए थोड़ा सा बता दूं, ये ऐसा कठिन तो नहीं है, फिर भी 25 पक्ष में से ये पुखराज थोड़ा और गहराई से मेहनत करना होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो शोभा है, वनक है, बहुत सारे वनक आते हैं और वो सबको मिला करके एक साथ में जोड़ करके एक विशाल शोभा को समझना होता है। इसीलिए हर चीज़ बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। और मैं इससे पहले भी बार बार बोलता आ रहा हूँ, हर विषय को पहले हम लेक्चर के माध्यम बोर्ड में नक्शा बना करके और मुख्य मुख्य पॉइंट जो है उसको नोट करके एक कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। उसी समय में ही बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है, उसको पकड़ना होता है। उसके आधार पर फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर जो शोभा वर्णन करते समय पकड़ने में थोड़ी सी भी अगर कमी रह गया तो फिर बाद में वृत्ति शब्द के द्वारा पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये तो अब तक की प्रस्तुति के हिसाब से भी आप जान रहे हैं। तो ये लोकेशन के लिए थोड़ा सा बताया हूँ, अब इसको नोट करने की ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो ये लोकेशन बताते हुए अब हम प्रारंभ कर रहे हैं पुखराज पर्वत। तो पुखराज के संदर्भ में बात करें तो हिसाब वही है जो हाउज कौशर को प्रारंभ करते समय बताया था। रंगमहल के प्रसंग में मंदिर और कोष का जो संबंध था, ये हाउज कौशर में जाते समय परिवर्तन हुआ। मतलब रंगमहल में एक मंदिर बराबर 100 कोष के हिसाब से वर्णन हुआ, रंगमहल सहित एक परिक्रमा। और दूसरी परिक्रमा में भी ये पाट घाट तक जाने के प्रसंग में हाउज कौशर तक जब पहुंचे हम तो वहां तक कोई परिवर्तन की बात नहीं आई थी। जैसे हाउज कौशर तालाब में पहुंचा तो मंदिर और कोष का संबंध में परिवर्तन हुआ था। क्या हुआ उसमें? 500 मंदिर बराबर 400 कोष, जबकि रंगमहल के हिसाब से देखें तो 400 कोष तो 4 मंदिर होता है। तो हाउज कौशर के प्रसंग में अलग ही हिसाब हुआ। ये 500 मंदिर बराबर 400 कोष के हिसाब से ये परिवर्तन हुआ और हाउज कौशर का वर्णन मंदिर के हिसाब से हुआ था। तो अब पुखराज का वर्णन हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो कोष और मंदिर का संबंध हाउज कौशर की तरह ही है। कहने का अर्थ पुखराज के वर्णन प्रसंग में भी 500 मंदिर बराबर का 400 कोष होता है और
हाउस कौशर का वर्णन मंदिर के हिसाब से हुआ था, अब पुखराज जी का वर्णन कोष के हिसाब से होने वाला है। ठीक है, इसीलिए अब जैसे पुखराज शब्द प्रयोग किया तो सबसे पहले तो वही बात है, जमीन से भौमभर ऊंचा चबूतरा करके ही शुरू होता है। इसीलिए मैं पहले यहाँ पुखराज का एक चबूतरा के लिए नक्शा बनाता हूँ, उसके बाद फिर इसका लंबाई चौड़ाई गिर्द पहल जो भी हिसाब है इस विषय में बात करेंगे। तो ये है पुखराज पर्वत बनने के लिए जमीन से भौम भर ऊंचा एक चबूतरा, और इस चबूतरा को भी चारों तरफ से घेर करके, अभी जिस तरह से मैं बता रहा हूँ शब्द के द्वारा भी और यहाँ नक्शा के द्वारा भी उसी हिसाब से पकड़ने का प्रयास करिए। तो जैसे जैसे प्रसंग आगे बढ़ते जाएंगे वो जो भी शोभा है वो बनता जाएगा। तो मान लीजिए ये परमधाम का जमीन है और ये भौमभर ऊंचा चबूतरा है, तो ये चबूतरा को चारों तरफ से घेर करके ये जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा रोष है। ठीक है, अब ये रोष के विषय में कहूं तो रंगमहल से जैसे हम पहाड़ घाट के तरफ प्रस्थान कर रहे थे, धाम दरवाजा से पहाड़ घाट की ओर प्रस्थान करके प्रसंग आते समय जैसे ही घाट का एरिया पूरा हुआ तो सामने में एक रोष आया, जिस रोष का नाम बंदिश का रोष था, और उसी को पुखराजी रोष भी कहते हैं करके कहा था ना, पुखराज से प्रारंभ हुआ करके। तो उस रोष के विषय में चर्चा करते समय हमने पहले ही ये रोष पुखराज जी से शुरू हुआ है, पुखराज की जो चबूतरा है उसको घेर करके आया है करके बार बार चर्चा किया था। वही रोष हाउस कौशर में जाकर के हाउस कौशर को चारों तरफ से घेरा हुआ था, जिसमें 2 हार बड़वन के वृक्ष था, याद है ना, वही रोष है ये, जिसे बंदिश का रोष के नाम से जानते हैं। पुखराज जी से प्रारंभ होने के कारण इसे पुखराजी रोष भी कहते हैं। तो ये बंदिश का रोष अथवा पुखराजी रोष था, इसका अर्थ आप जान गए। ये रोष जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा है और इसका चौड़ाई कितना है, 500 मंदिर। ठीक है, 3 सीढ़ी ऊंचा रोष, 500 मंदिर। अब ये मंदिर के हिसाब से 500 मंदिर है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा पुखराज जी का हिसाब कोष के हिसाब से वर्णन किया है, इसलिए ये 500 मंदिर को कोष की भाषा में अगर कहूं तो ये 400 कोष होता है। तो 500 मंदिर ही है, परंतु अब ये कोष के हिसाब से वर्णन होने वाला है, इसलिए 400 कोष। ठीक है, अब ये 400 कोष से चौड़ी अथवा 500 मंदिर चौड़ी ये रोष से भौम भर ऊंचा ये पुखराज के गोल चबूतरा है। ठीक है, अब चबूतरा शब्द आते ही हमें जानना होता है इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, गिर्द कितना है, पहल कितने हैं, एक पहल में कितने कोष है बोलना पड़ेगा यहाँ। जैसे पहले ही कहा हूं मैंने कि पुखराज जी कोष में वर्णन होगा, तो वो कितने हैं, तो ये सारा पहले हमें जानना होता है। इसीलिए देखिए ये जैसे कि कहा पुखराज, पुखराज पर्वत शुरू हुआ है, तो ये जो चबूतरा है तो ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई, जैसे लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा है। ये कितना कहा लंबाई चौड़ाई, 1,33,333 कोस। ठीक है, 1,33,333 कोस लंबा चौड़ा ये पूरा। और गिर्द, गिर्द निकालने का सूत्र क्या है, लंबा चौड़ा गुना 3, तो 1,33,333 गुना 3 करते समय इसका गिर्द है 4 लाख कोस।
गुणा 3 करते समय तो एक संख्या कम होता है, परंतु वो एक संख्या को जोड़ करके 4 लाख कोष ये गिर्द है। और ये चबूतरा गोल पहलदार है, इसलिए इसमें पहल कितने हैं? 1000 पहल है, 1000 पहल। ठीक है। अब 4 लाख कोष का गिर्द है, उसमें 1000 पहल है, तो एक पहल बराबर कितने होते हैं? 4 लाख डिवाइड बाय 1000 इजिकल टू 400 कोष। ठीक है। तो ये चबूतरा में एक पहल बराबर 400 कोष है। और ये चबूतरा के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे पुखराज का चबूतरा, क्योंकि पुखराज की ऊंचाई कहूं तो फिर पहले कहा 1000 भौम ऊंचा करके होता है, तो हम चबूतरा के विषय में बात कर रहे हैं, इसीलिए चबूतरा के लिए कहे तो ऊंचाई कितना है? 1 भौम। अब 1 भौम तो कहा, परंतु यहां 1 भौम बराबर कितना होता है? जैसे कि रंगमहल के हिसाब में 1 भौम कहा तो 1 मंदिर बराबर, यानी कि 100 कोष बराबर का ही ऊंचाई 1 भौम हुआ था। परंतु यहां पुखराज में शब्द तो आया 1 भौम करके, तो ये 1 भौम बराबर कितना होता है? तो ये 400 कोष ही 1 भौम होता है। मतलब जैसे पहल के लिए एक पहल 400 कोष का कहा ना, तो ये 400 कोष का जिस तरह से पहल है, ये ऊंचाई भौम भी 1 भौम 400 कोष का होता है, ये भी जानना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं ऊंचाई इक्वल टू 1 भौम। 1 भौम मतलब 400 कोष। अब यहीं से बता रहा हूं, ये चबूतरा का प्रसंग 1 भौम बराबर 400 कोष करके वर्णन आया। अब इस चबूतरा के ऊपर पुखराज पर्वत किस तरह से विस्तार होंगे, ये तो आगे हम वर्णन करेंगे ही, लेकिन बड़ोवन, मधुवन, महावन का प्रसंग बताते समय ही बताया हूं कि ये पुखराज पर्वत 1000 भौम का ऊंचाई में है करके। तो ये 1000 भौम का हिसाब करते समय भी प्रत्येक 1 भौम 400 कोष बराबर के होते हैं। इसका अर्थ, इसको और खुलासा करने के लिए कहूं तो पुखराज पर्वत 1000 भौम का है, तो कोष में कहे तो कितने कोष के ऊंचाई में है? 1000 भौम गुना 400 कोष इजिकल टू 4 लाख कोष की ऊंचाई में पुखराज पर्वत है। मतलब 1 भौम में 400 कोष, और तो 1000 भौम में 400 गुना 1000, 4 लाख। तो ये मैं इसीलिए हूं कि प्रत्येक 1 भौम 400 कोष का ही होता है। ये दिल दिमाग में पूरी तरह से बिठा करके रखिए, बाद में जाकर के वो भौम भौम खड़ा करते समय फिर से ये बताया नहीं जाएगा। अब भी ही कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर करिए। और यहां से आगे मतलब अभी हम पुखराज प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं, ये प्रसंग भी, और इसके बाद में हम वर्णन करेंगे जबलू की नहर, माणिक पहाड़, फिर बन की नहर, छोटी रांग, बड़ी रांग, साथ आगे विस्तार होगा। तो ये सब में भौम शब्द आते ही ये 400 कोष बराबर के भौम से ही विस्तार होता है, और पहल में भी 400 कोष के हिसाब से ही विस्तार होता है। वो बाद में आने वाले तो फिर भी बाद में बताते जाएंगे, परंतु अभी के लिए इतना समझ के रखिए, ये एक पहल 400 कोष का है और चबूतरा का ऊंचाई 1 भौम, 1 भौम बराबर 400 कोष, और सिर्फ चबूतरा ही 400 कोष का भौम न होकर के ऊपर सारे महल 400 कोष की ही ऊंचाई में 1 भौम होते हैं। ठीक है। तो क्या क्या हुआ? लंबाई, चौड़ाई, गिर्द, पहल, एक पहल में, और ऊंचाई। तो ये 5 पॉइंट हुआ ना।
तो रंगमहल शुरू करते समय बताया था मैंने, ये 5 पॉइंट हर जगह में यही होता है, तो इसको पहले याद करना होता है, दिल दिमाग में बिठाना होता है। ठीक है, चलो अब तो ये चबूतरा के विषय में हम बात कर रहे हैं। लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस, गिर्द 4 लाख कोस। इसमें पहल, ऐसे पहल 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 करके 1000 पहल, तो एक पहल बराबर 400 कोस, और ऊंचाई 1 बोम यानी कि 400 कोस। ये हुआ ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई। ठीक है, अब ये तो सिर्फ पुखराज के लिए एक चबूतरा करके इसका हिसाब बता रहा हूं, परंतु पुखराज का वर्णन प्रसंग सिर्फ ये एक चबूतरा उठाया और ये चबूतरा के ऊपर अब जो भी शोभा है वो शोभा को वर्णन करने से ही पुखराज प्रसंग पूरा होगा, ऐसा नहीं। इसीलिए अभी तो एक चबूतरा और इसके लंबाई चौड़ाई की एक जानकारी दिया हूं, परंतु अब मैं ये पुखराज प्रसंग में आने वाले जो विषय में पहले मैं मुख्य मुख्य शब्द परिचय बताता हूं। तो ये तो हुआ पुखराज। ठीक है, अब साथ में बंगला, अद्विज कुंड, ढपी चबूतरा, मूलकुंड, कितना नाम लिया मैंने? पुखराज तो है ही, साथ में और 4 नाम लिया, तो पुखराज सहित 5 हुआ। ठीक है, और 2 शब्द आता है, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी करके। तो सबसे पहला नंबर ये 7 शब्द, पहले शब्द जानना होगा, उसके बाद फिर इसका लोकेशन, उसके बाद फिर उसका एरिया कितना कितना है वो धीरे धीरे समझते जाना होता है। ठीक है, तो अभी मैंने खाली शब्द बता के रखा हूं, इसका अर्थ कि सिर्फ ये एक ही चबूतरा के ऊपर की ही शोभा वर्णन होने से पुखराज वर्णन प्रसंग पूरा नहीं होता है, बोल रहा हूं। अब बंगला कहां है, अद्विज कुंड कहां है, ढबी चबूतरा कहां है, मूलकुंड कहां है, उत्तर पश्चिम की घाटी करके कहां हो वो कहां है, ये सारा हम देखेंगे। परंतु अब ये सारा एक बार यहां नोट कराने के लिए, बताने के लिए ये बोर्ड में जगह नहीं पहुंचता है, उसके लिए फिर मुझे इसको एक बार साफ करके, ये सब साफ करके बताना होता है। तो अभी इतना एक डिजाइन बन ही गया है, तो मैं इसी के द्वारा पहले ये पुखराज वाला प्रसंग को थोड़ा सा क्लियर कराता हूं, उसके पश्चात फिर इसके साथ में जुड़ने वाले जो अभी मैंने शब्द बताया तो उसको जोड़ करके फिर आगे वर्णन करेंगे। तो अभी के लिए आइए, ये बंदिश के रोष से भौम्बर ऊंचा चबूतरा उठाया और चबूतरा का लंबाई चौड़ाई गिर्द सारा वर्णन हुआ। अब इसमें 1000 पहल कहा, तो 1000 पहल कहते ही गुर्ज 1000 ही लगते हैं, क्योंकि प्रत्येक पहल के संधि में गुर्ज लगते हैं। तो अब गुर्ज के विषय में देखें, जैसे यहां पर गोल गुर्ज बनते हैं, तो ये देखिए, ये प्रत्येक पहल के संधि में ऐसे गुर्ज, जैसे मैं बता रहा हूं उस हिसाब से दिल दिमाग में बिठाते जाइए, ऐसे गोल गुर्ज। तो ये गुर्ज कहां पर लगा है? बंदिश के रोष में, क्योंकि बंदिश के रोष से ये चबूतरा ऊपर को गया है, तो गुर्ज लगते समय बंदिश के रोष के भीतरी किनार चबूतरा में ऐसे ये गुर्ज है। यहां तक ठीक है। अब ये चबूतरा के ऊपर जाना है हमें, तो चबूतरा के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चाहिए, तो सीढ़ी कहां से लगा? तो इसमें सीढ़ी
प्रत्येक एक गुर्ज के दाएं बाएं दोनों तरफ से सीढ़ी लगे हैं। एक एक चीज को जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, नक्शा से भी बता रहा हूं, उसको दिल दिमाग में बिठाते जाइए। अब तक हमने सीढ़ी के विषय में रंगमहल का वर्णन किया तो पूर्व दिशा चांदनी चौक से एक ही सीढ़ी गया, ठीक है। हाउस कौशल का वर्णन किया तो संक्रमणिक सीढ़ी चारों तरफ से घूम करके आया था। 24 सांस का महल का वर्णन किया तो भोंबर ऊंचा चबूतरा में जाने के लिए 4 दिशा में एक एक करके 4 सीढ़ी था। अब ये पुखराज जी शुरू हुआ तो इसमें सीढ़ी अलग ही प्रकार से है, मतलब 1000 पहल में 1000 गुर्ज है। प्रत्येक एक गुर्ज के दाएं बाएं दोनों तरफ से भोंबर ऊपर सीढ़ी गए हैं। तो इस हिसाब से देखें तो 1000 गुर्ज से, अब 1000 सीढ़ी कहे या एक गुर्ज के दोनों तरफ के 2 सीढ़ी गिनती करेंगे तो 2000 सीढ़ी बोलना पड़ेगा। प्रत्येक एक गुर्ज के दोनों तरफ एक एक 2 सीढ़ी है ना, उस हिसाब से देखेंगे तो 2000 सीढ़ी, जहां से भोंबर ऊपर जा सकते हैं। चलो एक बार के लिए हम जमीन से बंदिश का रोश, बंदिश के रोश से ये हांस के संधि में बना हुआ गुर्ज के सीढ़ी के द्वारा भोंबर ऊपर चबूतरा में पहुंचे। चबूतरा का लंबाई चौड़ाई गिरद सारा बताए हो। अब पुखराज जी के प्रसंग में और एक पॉइंट जो विशेष है उसको याद करना होगा और उसकी शोभा को समझना होगा, वो है तरहटी। क्या कहा? तरहटी। अब ये नया शब्द आया। रंगमहल का वर्णन प्रारंभ करने से पहले हमने कुछ शब्द परिचय के विषय में बात किया था। तो उस समय में सिर्फ रंगमहल के एक शोभा वर्णन करने के लिए जो जरूरत शब्द है उतने ही शब्द परिचय के द्वारा अंदर प्रवेश किए थे। तब मैंने कहा था आगे जैसे जैसे प्रसंग बढ़ता जाएगा जरूरत का शब्द हम प्रयोग करते जाएंगे और उन शब्दों का अर्थ भी समझते जाएंगे करके कहा था। तो अब ये पुखराज के प्रसंग में एक नया शब्द आया। नया शब्द मतलब जो अब तक परमधाम वर्णन प्रसंग में ये शब्द प्रयोग नहीं हुआ था। ये तरहटी शब्द आया जो पुखराज के प्रसंग में ये विशेष शब्द है, तरहटी। तरहटी मतलब अब यहां के साधारण शब्द के हिसाब से समझना हो, अंडरग्राउंड मतलब थोड़ा सा जमीन के अपने स्वतंत्र सतह से थोड़ा नीचे उतरना, और उस शोभा को तरहटी कहते हैं। ठीक है, तो ये पुखराज में पहले तरहटी का वर्णन होता है। तो वो तरहटी कहां है, कैसे है, अब हम उस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तो हमने ये गोल चबूतरा को भोंबर ऊपर उठाया। ये चबूतरा जो है कंक्रीट चबूतरा नहीं है। अब ये चबूतरा कैसे है, देखिए ये बंदिश के रोश के भीतरी किनार, ध्यान से देखिए। ये पुखराज के तरहटी वर्णन करने के लिए मैं ये प्रसंग बता रहा हूं, और पुखराज की तरहटी अच्छी तरह से समझने के बाद, जैसे कि मैंने अन्य भी नाम लिया हूं पुखराज के साथ में जुड़ने वाला, बंगला, अद्विज कुंड, ढपी चबूतरा, मूल कुंड, अन्य 4 है, और पश्चिम घाटी, उत्तर घाटी, ये 2 भी है करके 6, और ये पुखराज सहित 7 चबूतरा और 7 तरहटी का वर्णन होता है। उसके लिए ये पुखराज का तरहटी अथवा चबूतरा को पहले अच्छी तरह से समझना होगा। बाकी तो सब में वही क्रम होता है, सिर्फ उसका बनक और उसकी लंबाई चौड़ाई हिसाब संख्या में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, उसको ही देखना है। बाकी
इतना बारीकी से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुखराज की जैसी प्रक्रिया है अन्य में भी वही प्रक्रिया है। तो ये शुरुआत होने से इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए, ये बंदिश के रोज की भीतरी तरफ जहां से चबूतरा उठा करके कहा, तो यहां ऐसा करिए, ये किनार में पूरा चारों तरफ ऐसे फिरता दीवाल को भोम भर उठाइए। चबूतरा किस तरह से उठ रहा है वो बता रहा हूं मैं। यहां किनार से दीवाल भोम भर उठाइए, ठीक है। इसका अर्थ यहां बीच में खाली जगह है। अब भोमभर मतलब 400 कोस ऊपर उठाए, उसके ऊपर पूरा छत लगा दीजिए। मैं शब्द के द्वारा यहां थोड़ा सा एक्टिंग करके बता रहा हूं। यह सारा अब 3D नक्शा यहां नहीं बनेगा। शब्द से, जिस भाव से मैं यहां बोल रहा हूं उस भाव से दिमाग में नक्शा खड़ा करना होता है। तो क्या किया मैंने, किनार में दीवाल, अभी के लिए पूरा कंक्रीट ही दीवार मान लीजिए, ये किनार की दीवार, बाद में जो चेंज होगा फिर बताया जाएगा। और ऊपर से छत लगाया, ठीक है, इस छोर से उस छोर तक। तो ये ऊपर चबूतरा हुआ। अब देखने से मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये चबूतरा कंक्रीट है या अंदर पोला है, क्योंकि इधर भी पूरा दीवाल आया है और ऊपर से भी पूरा छत आया है। दीवाल होने से मैं छत शब्द उच्चारण कर रहा हूं, तो देखने से पूरा कंक्रीट चबूतरा जैसे ही लगते हैं। और यहां गुर्जा आया, गुर्जे के दाएं में ऐसे सीढ़ी आया, और सीढ़ी से ऊपर आकर के देखे तो चारों तरफ पूरा एक समतल है, इसीलिए देखने से वो कंक्रीट चबूतरा जैसे लगते हैं। लेकिन ये चबूतरा कंक्रीट नहीं है। क्यों? किनार में दीवार और ऊपर छत कहा, इसका मतलब अंदर खाली है। तो मान लीजिए अगर यहां से ऐसे मारे तो अंदर खाली होने के कारण यहां से अब आवाज आता है। वो तो एक अंदर खाली खाली जगह से आवाज आता है ना, उस हिसाब से बोल रहा हूं मैं। ये अंदर पूरा पोलाकार है, लेकिन अब तक हमने जो वर्णन किया उस हिसाब से देखें तो देखते समय ये पूरा कंक्रीट जैसे ही लगते हैं। यहां तक क्लियर? अब चबूतरा को थोड़ी देर के लिए अब ऐसे ही समझ लीजिए। जाने का रास्ता गुर्जे के दोनों तरफ के सीढ़ी के द्वारा करके बताया, और चबूतरा की लंबाई चौड़ाई सारा हिसाब भी देख लिया। अब हमें तरहट्टी के विषय में समझना है। तरहट्टी जैसे मैंने कहा साधारण शब्द में अंडरग्राउंड, ठीक है। अब वो तरहट्टी कहां है, कैसे है, अब शुरू कर रहा हूं मैं। तो देखिए, ये प्रत्येक हास के संधि में गुर्ज करके कहा ना, ध्यान से देखिए। यहां हास के संधि में गुर्ज करके कहा, तो प्रत्येक दो गुर्ज के मध्य भाग, मतलब एक हास के ये मध्य भाग है। एक जगह का वर्णन करता हूं, बाकी सारा उसी हिसाब से समझना होगा। तो ये मध्य भाग में यहां खुला दरवाजा है। खुला दरवाजा मतलब पहले हमने ये किनार में सिर्फ एक दीवार की तरह ही भोमर ऊंचा चबूतरा उठाया करके कहा था ना, ये अंदर पूरा पोलाकार है करके कहा था ना, खाली है कहा था ना। अब ये दीवार को थोड़ा सा यहां काट दीजिए तो दरवाजा हुआ कि नहीं हुआ। अब आप यहां खड़े करके देखिए, तो यहां दरवाजा में खड़ा होकर के देखिए तो अंदर पूरा खाली भाग है कि नहीं। और यहां से ऐसे देखेंगे तो ऊपर ये छत दिखाई देता है। बाहर से जाते समय चबूतरा के ऊपर पहुंचे, दरवाजा में खड़े होकर के भीतर तरफ से ऐसे देखे तो ऊपर छत दिखाई दे रहा है। ये छत के ऊपर का भाग जो है वो चबूतरा है। एक दरवाजा से ऐसी शोभा देखा। ऐसे प्रत्येक हास के मध्य में एक एक दरवाजा करके
1000 हांस में ऐसे कितने दरवाजे हैं? 1000 दरवाजे हैं। समझ में आई बात? अब इतना शब्द से बोला, उस हिसाब से आपको समझना होगा। 1000 हांस में 1000 दरवाजा, दरवाजा में खड़े हैं। अब सामने में बिल्कुल पोलाकार जगह है। पहले हमने इसी नक्शा को चबूतरा करके कहा था, भोंवर ऊंचा उठा करके। अब ऐसा समझ लीजिए, ऊपर उठा हुआ चबूतरा तो है ही, जो गुर्जे के दाएं बाएं की सीढ़ी से जा सकते हैं, परंतु अभी ये बंदिश के रोस में खड़े होकर के ये दीवार के दरवाजा में खड़े हुई है। यहां से ये अंदर की जो पोलाकार जो भाग दिखाई दे रहा है ना, तो ये अंदर, ऊपर चबूतरा नहीं, चबूतरा के नीचे अंदर। तो ये जो खुला जगह है, अब इसको तरहटी कहते हैं। लेकिन इसको अब तरहटी कहा तो इसका जमीन लेवल, यानी कि ये तरहटी का नीचे का जो सतह है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, जैसे ये बंदिश के रोस के भीतरी किनार में हांस के मध्य में एक दरवाजा है, ये दरवाजा से 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, भीतरी तरफ। 3 सीढ़ी नीचे उतरना होगा। तो 3 सीढ़ी नीचे उतरते समय ये तरहट्टी की जमीन में पहुंचे, तो उसे तरहट्टी कहा। जैसे कहा ना अंडरग्राउंड करके, मतलब थोड़ा सा उतर के जाना पड़ा, उसको तरहट्टी कहा। तो दरवाजा से कितने सीढ़ी उतरे? 3 सीढ़ी उतरे। अब इसमें भी आपकी जानकारी के लिए बोलना ही पड़ेगा कि अगर इससे पहले आप लोगों में से किसी ने चर्चनी विषय अध्ययन किया हो अथवा सुना हो, तो आपने ऐसे सुने होंगे कि दरवाजा से भोम भर सीढ़ी उतर करके तरहटी के जमीन में पहुंचते हैं करके, ऐसा भोम भर नीचे तरहटी का वर्णन भी सुने होंगे। वो अपनी जगह में है, वो भी अब सुने हैं तो उसी हिसाब से अलग ही फोल्डर बना करके दिल दिमाग में रखिए। और यहां मैं 3 सीढ़ी करके वर्णन कर रहा हूं। मजली वृत्ति में 3 सीढ़ी नीचे तरहट्टी करके वर्णन होता है। और इसका कारण क्या है, ये बाद में खुलासा होता जाएगा। मैं उनके लिए बोल रहा हूं ये बात कि जिन्होंने पहले ये अध्ययन किया है और जिसके दिमाग में एक भोम नीचे तरहट्टी है ऐसा है, तो फिर हमने तो एक भोम का सुना था, ये 3 सीढ़ी करके उसी में उलझते रहेंगे ना, इसीलिए इतना बता के रखा हूं। जो पहली बार जा रहे हैं, आपको यहां पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं यहां से वर्णन कर रहा हूं, बस उसको पकड़ते हुए, उसको याद करते हुए जाना है और आगे अपने हिसाब से सहूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो तरहट्टी की जमीन में पहुंचे। तो जैसे हम एक दरवाजा से 3 सीढ़ी उतर करके तरहट्टी में जाने की बात किया, ऐसे ही 1000 हांस के 1000 दरवाजा है। 1000 दरवाजा है। अब ये तरहट्टी में पहुंचे तो ये तरहट्टी का लंबाई चौड़ाई को देखे, लंबाई चौड़ाई भी वही है, 1,33,333 कोस का ही है। चबूतरा का लंबाई चौड़ाई जो बताया, ये तरहट्टी का लंबाई चौड़ाई भी वही है, क्योंकि यहां किनार में एक दीवार ही तो लगाया है, बाकी जगह तो खुला है। इसीलिए ये तरहट्टी का एरिया भी 1,33,333 कोस का लंबा चौड़ा और 4 लाख कोस, और इसके भीतर से ही देखें तो ये भी 1000 पहल में ही दिखाई देता है। ठीक है, अब ये हुआ तरहट्टी में जाने के लिए 1000 दरवाजा, 3 सीढ़ी नीचे उतरे, तरहट्टी की जमीन में पहुंचे, ये जमीन का लंबा चौड़ा हिसाब बताया। अब तरहट्टी की शोभा हम वर्णन करेंगे। ठीक है, अब आइए,
ये 1,33,333 कोस की लंबा चौड़ा जो तरहटी है, इसको 3 हिस्सा करेंगे। 3 हिस्सा करते समय अब जैसी शोभा बनना है मैं वो यहां नक्शा से बताता हूं। पहले बाहर से तो पहलदार गोलाई में है, लेकिन 3 हिस्सा करते समय ये मध्य का हिस्सा जो है ये चौरस में आता है, इसीलिए मैंने ये चौरस आकार में ही नक्शा बना दिया हूं। 3 हिस्सा मतलब देखिए, ये एक हिस्सा, मध्य का हिस्सा एक हिस्सा, 2 हिस्सा, और इस तरह का 3 हिस्सा। वैसे तो ये बाहर का हिस्सा चारों तरफ से परिक्रमा करते समय सब बराबर होता है और मध्य में अलग सा एक हिस्सा है, परंतु अब इसको खंड खंड करते समय तो 1 2 3 हुआ ना, और इधर से भी देखते समय 1 2 3 हुआ। ठीक है। अब ये बाहरी हिस्सा एक हिस्सा जो है, इसका हिसाब वैसे 44,444 कोस करके भी वर्णन आता है, परंतु इसको 44,000 कोस करके समझना होगा। अब छोटी मोटी हिसाब कहीं कुछ फर्क होता है, ये बड़ी बात नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ा संख्या में भी फर्क नहीं पड़ा है। 44,000 या 44,444 कोस, तो 444 कोस का ही फर्क है। ये छोटी मोटी हिसाब के अंतर में आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी पकड़ने के लिए ये 44,000 कोस, ये एरिया कितना कहा, 44,000 कोस। अगर कहीं 44,444 करके आया तो भी इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो इस तरफ 44,000 कोस है, तो इस तरफ भी 44,000 कोस ही है। ठीक है। अब ये दोनों साइड जितने का है, ये और ये भी उतने का ही है, तो एक तरफ बताना ही इसका चारों तरफ बताना होता है। ये हुआ 44,000 कोस। अब मध्य का हिस्सा जो है, ये मध्य का हिस्सा 45,200 कोस का है। कितना कहा, 45,200 कोस। अभी मैं खाली एरिया ही अलग कर रहा हूं, इसका नाम क्या क्या है, इसमें क्या क्या शोभा है हम वर्णन करेंगे। अभी खाली एरिया अलग कर रहे हैं। 44,000 कोस, इधर भी देखे तो 44,000 कोस, और ये 45,200। फिर भी मैं बोल रहा हूं, ये दोनों तरफ साइड में अगर 44,444 कोस करके आया हो तो भी उसी हिसाब से समझना, लेकिन पकड़ने के लिए 44,000 कोस करके पकड़ना होगा। इसका कारण आगे अन्य प्रसंग भी आते समय तुलनात्मक के हिसाब से देखना होगा, तब फिर मैं बताऊंगा कि ये इस अर्थ में ये हिसाब मुख्य आधार रूप में पकड़ा है करके। तो अभी के लिए सीधा जो हिसाब बताया उस हिसाब से पकड़ते जाइए। तो इस तरह से 3 खंड किया। तो मैंने इसीलिए हिसाब बताया कि 3 भाग किया करते समय फिर ऐसा नहीं कि 1,33,333 कोस डिवाइड बाई 3 करके एकदम बराबर हिसाब, ऐसा नहीं है। 3 भाग तो 3 भाग, लेकिन थोड़ा सा संख्या ऊपर नीचे होकर के ये 3 भाग में है। बस इतना समझने के लिए ये बताया हूं। अब पहले बाहर के ये 44,000 कोस में जो बनक है, जो शोभा है, वो देखेंगे। उसके बाद फिर ये मध्य में 45,200 कोस की जगह जो है वो वर्णन करेंगे। तो यहां पर तो मैंने ये एरिया बताने के लिए हिसाब यहां नोट कर दिया हूं, लेकिन इसको यहां लिख देता हूं मैं 44,000 कोस करके, क्योंकि यहां हमें इसकी शोभा वर्णन करना है। अब ये 44,000 कोस को भी आधा कर दीजिए, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो 44,000 कोस को आधा करते समय कितना होता है, 22,000। तो 22,000 कोस, ये 22,000 कोस। अब ये 22,000 कोस अपने हिसाब से इस तरह से घूमेगा,
तो यहां भी 22,000 कोष, यहां भी 22,000 कोष, यहां भी 22,000 कोष, और भीतर का 22,000 कोष अपने हिसाब से ऐसे घूमेगा तो 22,000 कोष, 22,000 कोष, 22,000 कोष, 22,000 कोष। ठीक है, तो इस तरह से इसको पहले तो पूरा तरहट्टी को 3 खंड किया, 3 खंड में से बाहर खंड लिया, उसको भी फिर 2 खंड कर दिया। ठीक है यहां तक। अब ये दरवाजा से 3 सीढ़ी नीचे उतरते ही अब बिल्कुल सामने में बगीचा है। अब मैं तरहटी की शोभा को वर्णन कर रहा हूं। हाँ, बगीचा है। तो बगीचा कैसे है? एक हांस के सामने में, चलो ये दरवाजा से सीढ़ी के द्वारा उतरते ही यहां किनार में तो एक रोस है। ठीक है, यहां किनार में रोस है, तो प्रत्येक सीढ़ी के द्वारा होकर के उतरने का है ये। और जैसे ही 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो अब सामने में बगीचा है। तो बगीचा कितने का है? एक हांस बराबर में एक बगीचा। देखिए तो ये बाहर एक हांस है ना, एक हांस बराबर में एक बगीचा। तो यहां दूसरे हांस में दूसरा बगीचा, ध्यान से देखिए, तीसरे हांस में तीसरा बगीचा, चौथी हांस में चौथी बगीचा। इस तरह से एक एक हांस में एक एक बगीचा। इसका अर्थ ये पूरा एक हार हुआ तो बगीचा का संख्या कितना हुआ? 1000 हांस में 1000 बगीचा। ठीक है, 1000 हांस में 1000 बगीचा। अब इस तरह से एक हार में 1000 बगीचा हुआ। तो अब बताइए ये एक बगीचा का लंबाई चौड़ाई कितना हुआ? 400 कोस। क्यों 400 कोस? एक हांस बराबर में एक बगीचा है ना, तो एक हांस कितने का था? यहां देखिए तो एक हांस मतलब एक पहल, ये एक पहल 400 कोस का था। तो बाहर जो पहल दिखाया 400 कोस का, उसी के अंदर एक हांस में एक बगीचा बनाया, तो एक बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा है। तो ऐसे एक हार में 1000 बगीचा। तो यहां पर 22,000 कोस बताए हो, इसीलिए यही हार यहां पर बना दूं तो ऐसे बगीचा, ऐसे 1000 बगीचा एक हार में, बगीचे। ठीक, अब उसके पश्चात फिर अभी तो 400 ही लिया ना, तो ये 22,000 कोस के ये चौड़ाई है। यहां तक चारों तरफ घूम करके बगीचे आते हैं। इसका अर्थ दूसरे हार बगीचा, दूसरे हार बगीचा में भी ऐसे 1000 ही बगीचे हैं। पूरा चारों तरफ घुमाइए, मैं शब्द से बोल रहा हूं, यहां सारा नक्शा बनाना संभव नहीं होता है। इतना नमूना बताया हो, शब्द से बोल दिया हूं। 1000 की एक हारे, 2 हारे करते करते ये 22,000 कोस की जगह जो हमने अलग किया है ना, यहां पर 1000 बगीचे के 52 हारे बगीचे होते हैं। अभी तो खाली 2 हार ही यहां नमूना बताया हो, ऐसे कितने हारे कहा? 52 हारे बगीचे। तो इसीलिए ये अब यहां जिस तरह से 22,000 कोस बताया, इधर से देखेंगे तो ये कितना कहा? 22,000 कोस की जगह में यहां पर लिख देता हूं 1000 के 52 हारे बगीचे, ये 22,000 कोस में। और प्रत्येक बगीचे 400-400 कोस के है। और जैसे जैसे एरिया अंदर चला जाता है, बगीचे का साइज थोड़ा छोटा होता जाता है, परंतु उसको अपने अपने एरिया के हिसाब से ही एक स्टैंडर्ड, एक आधार 400 कोस के हिसाब से ही लिया है। ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दिया हूं। नहीं तो बाहर जितनी खुला एरिया में रहता है, अंदर जाते समय एरिया कम होता जाता है ना गोलाई में, तो उसमें बगीचा का संख्या में गड़बड़ नहीं होता है, साइज में थोड़ा सा कम होता जाता है। फिर भी अब कम कितना हुआ करके उसका एक एक सूत सूत का हिसाब
कम होने का ऐसा वर्णन नहीं रहता है। समग्र में अपने अपने एरिया से एक स्टैंडर्ड 400 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा करके ही वर्णन होता है। तो इस तरह से ये तरहट्टी के 3 हिस्सा में से बाहरी हिस्सा 44,000 कोस, उसको भी 2 हिस्सा करके 22,000 कोस बाहर तरफ लिया। इसमें 1000 की 52 हारे बगीचा, यानी कि कुल बगीचा की संख्या देखे तो कितना हुआ? 52 बगीचा हुआ। और बगीचा कहते ही प्रत्येक बगीचा के मध्य में नहर, दाएं बाएं रोस, नहर, दाएं बाएं रोस, और यहां नहर, दाएं बाएं रोस, नहर, दाएं बाएं रोस, और जहां नहर नहर क्रॉस हुआ वहां चेहबच्चा। ये तो अन्य जगह में भी बहुत सारे बगीचों का वर्णन करके आए हैं हम। इसीलिए बगीचा आते ही नहरें, चेहबच्चे, ये सारी शोभा तो दिल दिमाग में एक साथ में आ ही जाता है। फिर भी बता दिया हूं, ठीक है। अब ये 52,000 बगीचे, मतलब 1000 की 52 हारे बगीचे, जो 52,000 बगीचे में प्रत्येक एक बगीचा का मध्य भाग में एक फील पाए लोहा स्तंभ, बड़े बड़े एक थंब एक भौम ऊपर गए हैं, और ये फील पाए यानी कि थंब का, लोहा स्तंभ का ऊपर जो छत आया है वही ऊपर से चबूतरा हुआ है। तो पहले मैंने कहा था ना, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी एरिया, सिर्फ ये चारों तरफ की दीवार ही करके, तब कहा था ना चिंता मत करिए आगे ऐसी शोभा वर्णन होगी करके। तो ये 22,000 कोस की चौड़ाई में चारों तरफ घूम करके 1000 की 52 हारे 52,000 बगीचा है। तो प्रत्येक एक बगीचा के मध्य भाग से एक एक लोहा स्तंभ ऊपर को गए हैं, और वो लोहा स्तंभ के ऊपर का छत ही ऊपर से चबूतरा है। तो इसका अर्थ एक लोहा स्तंभ से दूसरे लोहा स्तंभ की दूरी देखेंगे तो कितना है? 400 कोस की दूरी में लोहा स्तंभ है। ये बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा है, ये बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा है। तो बगीचा के मध्य से बगीचा के मध्य तक की दूरी 400 कोस का ही है। इस तरह से थंब की शोभा है। यहां तक क्लियर? तो ये हुआ 22,000 कोस में 1000 की 52 हारे बगीचा। अब हम यहां से अंदर चलते हैं। ये भीतरी तरफ जो 22,000 कोस का जगह है, इसमें क्या है? अब इसमें जैसे ही 52 हारे बगीचा पूरा हुआ और 22,000 कोस की जगह पूरी हुई, उसके बाद ठीक वही बगीचा के हार के सीधे अंदर प्रत्येक एक बगीचा के सामने में महल बनना प्रारंभ हुआ। ये महल है। ये था बगीचा। 52 हारे बगीचा जैसे पूरा हुआ तो अब ये महल शुरू हुआ। महल भी 1 2 3 4 करते पूरा एक हार में 1000 ही महल है। ठीक है। अब ऐसे महलों के हार भी 1 हार 2 हार 3 हार करते करते 53 हारे महल बने हैं। प्रत्येक एक हार में 1000 महल है और महलों के कितने हारे? 53 हारे। कहां की बात है? ये भीतर 22,000। यहां से देखें तो ये 22,000, यहां ये 22,000 कोष जो है, इसमें यहां पर लिख देता हूं 1000 के 53 हारे महल। बगीचा 52 हारे, महल 53 हारे। इस तरह से ये भीतर का 22,000 कोष भी पूरा हुआ। अब महल कहते ही महल तो एक भूम ऊपर जाता ही है, और वही महल का छत ही बाहर ये प्रत्येक गुर्ज के दाएं बाएं के सीढ़ी से ऊपर चौतरा में गया था ना, वो चौतरा के नीचे ये महल, मतलब वो महल का छत ऊपर का चबूतरा। तो इस तरह से पुखराज के तरहट्टी को 3 हिस्सा किया था। 3 हिस्सा में से बाहरी हिस्सा
दोनों तरफ, मतलब चारों तरफ पहले 1052 नहारे बगीचा, उसके अंदर 1053 नहारे महल, ये हुआ। अब चारों तरफ से ये सारी शोभा देखने के बाद अब ये मध्य का हिस्सा है ना, ये मध्य का हिस्सा जिसके लिए एरिया कितना बताया है, 45,200 कोस करके कहा। तो ये 45,200 कोस में पूरा पानी का भंडार है, जल का भंडार है यहां। तो इसका नाम है खजाने का ताल। क्या कहा, नया शब्द आया, खजाने का ताल। यहीं पर लिख देता हूं, खजाने का ताल। विशाल पानी का भंडार है ये। और अभी बोल देता हूं, जमुना जी जो प्रकट होकर के हाउस कोस्टर में जाकर के मिली है ना, जमुना जी प्रकट तो मूल कुंड से है। वो मूल कुंड कहां है, कैसे, वो आगे आएगा, लेकिन उसका मूल स्रोत ये है खजाने का ताल, जिसका लंबा चौड़ा कितना कहा, 45,200 कोस में है। चलो अब ये तो एरिया, लोकेशन और इसका नाम के लिए मैंने यहां पर लिख दिया हो। अब यहां अन्य शोभा भी वर्णन करना है, इसीलिए इसको यहां से हटाना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसको यहां ले जाकर के शब्द लिख देता हूं। इसको क्या कहा, खजाने का ताल, और इसका लंबाई चौड़ाई कितना कहा, 45,200 कोस। चलो शब्द यहां पर है। अब ये पूरा एरिया खजाने का ताल हुआ। अब इसमें क्या है, इसमें 5 पेड़ का वर्णन होता है। अभी पेड़ मतलब यहां पर फिर वो वृक्ष अर्थ में पेड़ नहीं है, पेड़ मतलब मूल। वहां पर महल ही बनते हैं, आगे जाकर के महल का पूरा विस्तार होगा, वो आगे प्रसंग में वर्णन करेंगे ही। अभी के लिए खाली पेड़ अर्थ मूल। किसका मूल, महलों के मूल। इसलिए यहां है तो महल ही है, लेकिन उसको पेड़ के नाम से बताते हैं। तो ये खजाने के ताल में 4 दिशा में 4 पेड़ और मध्य में 1 पेड़ है। पेड़ मतलब देखिए ये महल ही है, ये एक महल जो 400 कोस का लंबा चौड़ा ही है ये महल, ठीक है। ये क्या कहा, पेड़। इन ब्रैकेट आपकी जानकारी के लिए भी बता देता हूं, महल ही है ये। और एक का लंबाई चौड़ाई कितना है, 400 कोस का ही है ये, एक पेड़ है। और एक दिशा में 1 पेड़ है तो चारों दिशा में ऐसे 4 पेड़ है, और मध्य में 1 पेड़ है, ठीक है। महल 400 कोस का लंबा चौड़ा। तो ये 5 पेड़ यानी कि 5 महल, प्रत्येक एक महल 400 कोस का लंबा चौड़ा है। ये तरहटी से ऊपर गए हैं। अब अभी के लिए भोंबर ऊपर करके समझ के रखिए, क्योंकि भोंबर ऊपर जाते ही ऊपर अब चबूतरा है, तो इसका विस्तार तो आगे बहुत विस्तार होगा, भोंबर ऊपर से भी और आगे जा करके। परंतु अभी के लिए सिर्फ इतना समझ के रखिए, पुखराज के तरहट्टी के मध्य भाग में खजाने का ताल है। खजाने के ताल में 4 दिशा में 4 और मध्य में 1 पेड़, 5 पेड़ ऊपर हो गए हैं। बाकी सारा पानी का भंडार है। यहां तक ठीक है। अब और एक पॉइंट, ये पेड़ से बाहर की तरफ पानी का नहर, क्योंकि इतना बड़ा पानी का भंडार है तो यहां से पानी तो पास होना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ये एक पेड़ से बाहर की तरफ तरहटी के अंदर ही यहां एक नहर, ये पेड़ से बाहर की तरफ एक नहर, ये पेड़ से बाहर की तरफ एक नहर, ये पेड़ से बाहर की तरफ
एक नहर। अब यहां तो मैंने बगीचा महल बनाने के लिए पहले ये समझाने के लिए यहां बनाया था, जहां पर ये नहर आना है ना वहां पर बगीचा महल नहीं आता है, तो डायरेक्ट दिशा में यहां होने से आप कंफ्यूज ना हो, तो यहां नहर। तो इसका मतलब खजाने के ताल में जो 5 पेड़ है, 5 पेड़ में से दिशा का 4 पेड़, चारों पेड़ ने अपने अपने दिशा के तरफ 400 कोस की चौड़ी नहर बाहर फैलाया है। तो ये नहर के द्वारा जल बाहर निकलता है। ये तो हुआ 4 पेड़ की बात। मध्य का पेड़ 5वां पेड़ है ना, ये 5वां पेड़ के अंदर ही एक जल का स्तून है, जहां से जल ऊपर को जाते हैं। अब ये कहां तक ऊपर जाएगा ये प्रसंग बाद में जैसे जैसे महल ऊपर चले जाते हैं वो समझते जाएंगे हम, लेकिन अभी के लिए इतना समझ के रखिए, ये मध्य का पेड़ के भी मध्य से जल ऊपर को गए हैं और चारों दिशा के पेड़ से चारों तरफ नहर के द्वारा जल गए हैं। तो ये है पुखराज के तरहट्टी की शोभा। ठीक है, अब आगे जैसे कि मैंने शब्द में बताया हूं, बंगला, अदबीज कुंड, ढपी चौतरा, मूल कुंड, उत्तर पश्चिम के घाटी करके पुखराज के चबूतरा और तरहट्टी की तरह ही उन सब का भी चबूतरा और तरहट्टी ये सब आएंगे, लेकिन वो हम कल ही वर्णन करेंगे। तो आज ये पुखराज के अंदर प्रवेश का प्रारंभिक दिन अथवा प्रारंभिक प्रसंग होने से कितने सारे शब्द परिचय भी होना होता है और इसके जो वर्णन का प्रक्रिया भी समझना होता है। इसीलिए सिर्फ हमने इसका लोकेशन और एक पुखराज की चबूतरा और तरहट्टी का वर्णन किया। अब इसको नक्शा के माध्यम से भी देखेंगे और इसके साथ में अन्य जो भी संबंध है वो हम कल वर्णन करेंगे। तो आज जो भी विषय ये हुआ है इसको अब हम नक्शा के माध्यम से देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, पुखराज की तरहट्टी, पेज नंबर 58। देखिए, ये परमधाम का जमीन, जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा ये बंदिश का रोस। ठीक है, अब ये बंदिश के रोस से ये भोंबर ऊंचा चबूतरा गया है, ऊपर चबूतरा समझ लीजिए। तो यहां देखिए प्रत्येक हांस के संधि में ये गोल गुर्जा है। देखिए ये गुर्जा, ये गोल गुर्जा, ऐसे प्रत्येक हांस के संधि में गुर्जा है। और देखिए गुर्जा के दोनों तरफ सीढ़ी है, ये दोनों तरफ की सीढ़ी, ये गुर्जा के दोनों तरफ की सीढ़ी, जिस सीढ़ी से भोंबर ऊपर चबूतरा में जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर तरहट्टी की शोभा दिखाया है, इसीलिए ये गुर्जा के सीढ़ी से भोंबर ऊपर चबूतरा में जा सकते हैं, यही बताया। अब यहां जो अंदर दिखाई दे रहा है ये तो तरहट्टी की शोभा है। तो ये हांस के मध्य भाग में यानी कि 2 गुर्जा के बीच में यहां देखिए दरवाजा, यहां भी दरवाजा है, यहां भी दरवाजा है, प्रत्येक हांस के मध्य में दरवाजा है। ये दरवाजा से देखिए यहां सीढ़ी है, 3 सीढ़ी जैसे उतरे तो ये देखिए तो भीतर ये रोस है, ये रोस चारों तरफ फिर करके आया है और ये रोस से भीतर देखिए ये बगीचा है। अब पहले ये तरहट्टी 1,33,333 कोस की लंबाई चौड़ाई को 3 हिस्सा करें तो देखिए ये बाहर का एक हिस्सा, ये मध्य का हिस्सा, फिर ये उस तरफ का बाहरी हिस्सा। ठीक है, तो उसमें यहां से यहां तक ये बाहरी हिस्सा है, ये 44,000 कोस, उसमें भी ये 22,000 कोस तक देखिए ये बगीचा है। तो ऐसे बगीचा चारों तरफ घूम करके आया तो ये 1052 हारे बगीचा है। बगीचा के मध्य में देखिए ये फीलपाय, लोह स्तंभ यहाँ प्रत्येक बगीचा में दिखाई देता है। तो सर्वप्रथम ये 52 हारे बगीचे हुए, उसके पश्चात महल देखिए, ये महल यहां दिखाई दे रहा है। ऐसे महलों के 1000 के 53 हारे 53,000 महल है और इन सब के मध्य भाग में ये है खजाने का ताल। यहाँ पानी का भंडार है जो 45,200 कोस की लंबाई चौड़ाई में है और ये खजाने के ताल में 4 दिशा में 4 पेड़ और मध्य में 1 पेड़ करके 5 पेड़ हुए और चारों दिशा के चारों पेड़ से बाहर चारों तरफ देखिए ये जल का नहर चारों तरफ गए हैं और मध्य का जो पेड़ है इसके मध्य भाग से
जल स्तून के द्वारा होकर के ये ऊपर को जल जाते हैं। तो समग्र में ये पुखराज के तरहटी की शोभा है और इसी में बाहर भौम भर के ऊपर जाने के लिए गुर्ज के दाएं बाएं से श्रेणी की शोभा भी दिखाया है। तो इस तरह से ये पुखराज की तरहटी की शोभा जो हमने वर्णन किया, इसको नक्शा के माध्यम से भी देखा। तो अब इसी तरह से आप नोट करिए, चबूतरा का लंबाई चौड़ाई हिसाब और इसका क्रम बताया है और कितने शब्दावली भी नया है और एक तरहटी की शोभा को हमने वर्णन किया। तो अब कल इसी के आधार पर अन्य चबूतरा तरहटी की शोभा भी देखना है, परंतु उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। इसका जैसा प्रक्रिया है अन्य भी वैसा ही प्रक्रिया है, खाली लंबाई चौड़ाई हिसाब ये सारा देखना है। तो उसको भी देखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।